हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग GSSB TGT सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे और आज का ये वीडियो इस सीरीज़ का पार्ट 19 है। इससे पहले की वीडियोस में भी हमने GSSB TGT सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हमने पार्ट 2 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया था। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मृदा संस्तर स्थितियों में आर परत डैश का प्रतिनिधित्व करती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, समेकित चट्टानें। मृदा संस्तर स्थितियों में आर परत समेकित चट्टानों का प्रतिनिधित्व करती है। मिट्टियों के नीचे स्थित संगठित दृढ़ एवं कठोर आधार शैल के मंडल को डी या आर संस्तर कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, यदि ए कीटों का प्रतिनिधित्व करता है, बी बाज का प्रतिनिधित्व करता है, सी सांप का प्रतिनिधित्व करता है और डी मेढक का प्रतिनिधित्व करता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला सही क्रम में है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डी, सी और बी। फिर क्वेश्चन नंबर 3, साफिर सिम्पसन स्केल का उपयोग डैश की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, हरिकेन। साफिर सिम्पसन स्केल का उपयोग हरिकेन की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। कई घिरी समदाब रेखाओं वाले विस्तृत उष्णकटिबंधीय चक्रवात को हरिकेन कहते हैं और हरिकेन की तीव्रता को मापने के लिए साफिर सिम्पसन स्केल का उपयोग किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, खरीफ फसलों की कटाई डैश में की जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सितंबर अक्टूबर में। खरीफ वर्षा काल की फसल होती है जिसकी बुआई जून जुलाई में की जाती है तथा कटाई सितंबर अक्टूबर में की जाती है। और कुछ प्रमुख खरीफ फसलें कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, धान तथा बाजरा है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, मालवा पठार डैश में की जाती है। पहला उत्तर में अरावली और दूसरा दक्षिण में विंध्य रेंज। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 तथा 2 दोनों। यानी मालवा पठार की उत्तरी सीमा अरावली, दक्षिणी सीमा विंध्य और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार और पश्चिमी सीमा राजस्थान के मरुस्थल द्वारा निर्धारित की जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, 2005 में प्रक्षेपित भारतीय उपग्रह कार्टोसैट 1 एक डैश है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। मई 2005 में PSLV C6 द्वारा प्रक्षेपित भारतीय उपग्रह कार्टोसैट 1 एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह रिमोट सेंसिंग तकनीक से लैस उपग्रह होते हैं जो पृथ्वी की भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रणालियों के बारे में जानकारी संग्रह करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी हुगली औद्योगिक क्षेत्र की प्रमुख निर्यात योग्य वस्तु है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जूट। जूट उद्योग कच्चा माल प्रधान उद्योग है और जूट के अधिकांश कारखाने पश्चिम बंगाल के जूट उत्पादक क्षेत्रों के निकट संकेंद्रित है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थलीय आपदा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, भूस्खलन। चक्रवात, ओलावृष्टि तथा आकाशीय बिजली वायुमंडलीय आपदा है जबकि भूस्खलन एक स्थलीय आपदा है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, कोपेन के भारतीय जलवायु के वर्गीकरण के अनुसार जलवायु कोड जलवायु प्रकार का कौन सा युग्म सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, AS उष्णकटिबंधीय नम। फिर क्वेश्चन नंबर 10, अवधि के आधार पर खतरों को 2 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित है? पहला, छोटी अवधि का खतरा टॉर्नेडो और दूसरा लंबी अवधि का खतरा हिमस्खलन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल 1। यानी जो केवल पहला कथन है, युग्म है जो छोटी अवधि का खतरा और टॉर्नेडो का, वो सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से गैसों का कौन सा संयोजन वायुमंडल में उनके प्रतिशत के आरोही क्रम में सही ढंग से अनुक्रमित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन, मीथेन, ऑर्गन और ऑक्सीजन। सबसे कम जो मात्रा पाई जाती है वो हाइड्रोजन की है, उसके बाद मीथेन, फिर ऑर्गन और उसके बाद ऑक्सीजन। इस वजह से ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी कोरोमंडल तट पर खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए पुलिकट झील। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर लगभग 350 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली पुलिकट झील कोरोमंडल तट पर स्थित खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है, जबकि पहले स्थान पर चिल्का झील है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, खारदुंगला दर्रा डैश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए लद्दाख में। खारदुंगला दर्रा भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। यह दर्रा लेह के उत्तर में स्थित है तथा इसी दर्रे से होकर श्योक घाटी तथा नुब्रा घाटी में प्रवेश किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, भारत के किस राज्य में बिजली युक्त तूफान के कारण होने वाली वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी कर्नाटक। कर्नाटक और दक्षिणी भारत में बिजली युक्त तूफान से अप्रैल और मई महीनों में होने वाली वर्षा को फूलों की बौछार और आम्रवृष्टि कहते हैं, जो कहवा या आम की फसलों के लिए लाभदायक होती है और इसे चेरी ब्लॉसम के नाम से भी जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, एक प्रकार की कृषि जिसमें एक एकल फसल एक बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है डैश कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी वृक्षारोपण कृषि। बागानी कृषि को वृक्षारोपण कृषि या बागानी कृषि भी कहते हैं और इस प्रकार की कृषि छोटे बड़े बागानों के रूप में की जाती है। यह मुख्यतः व्यापारिक कृषि है जो उष्णकटिबंधीय के कपितय विशिष्ट प्रदेशों में की जाती है और बागाती कृषि के अंतर्गत सामान्य एक नकदी फसल का उत्पादन कारखानों की भांति बड़े पैमाने पर किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, एक पूरी तरह से फैला हुआ क्लाइमोग्राफ दी गई जलवायु परिस्थितियों में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी ब्रिटिश प्रकार। एक पूरी तरह से फैला हुआ क्लाइमोग्राफ ब्रिटिश तुल्य जलवायु परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व करता है। इस जलवायु प्रदेश पर पछुआ पवनों तथा उनके संबंधित चक्रवातों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, वेबर के औद्योगिक अवस्थिति मॉडल के अनुसार न्यूनतम परिवहन लागत का बिंदु ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस कारक का आकलन किया जाना चाहिए? पहला अवस्थिति की दूरी और दूसरा परिवहन किया जाने वाला भार। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 1 तथा 2 दोनों। यानी वेबर के औद्योगिक अवस्थिति मॉडल के अनुसार न्यूनतम परिवहन लागत का बिंदु ज्ञात करने के लिए अवस्थिति की दूरी और परिवहन किए जाने वाला भार, इन दोनों का ही आकलन किया जाना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी एशिया। फिर क्वेश्चन नंबर 19, गन्ने की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक परिस्थितियों की आवश्यकता होती है? पहला, यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे अच्छा उगता है। दूसरा, मिट्टी अच्छी तरह से शुष्क होनी चाहिए और तीसरा, सामान्य रोपण मौसम अप्रैल मई होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल पहला और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो सही है। गन्ना भारत का मूल पौधा है जिसकी कृषि एक प्रमुख नकदी फसल के रूप में की जाती है और गन्ना एक उष्णकटिबंधीय पौधा है जो बेत कुल से संबंधित है और इसके लिए 20 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान तथा लगभग 150 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा उपयुक्त माना जाता है और इसके लिए गहरी उर्वर दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ज्वारी बंदरगाह है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए कांडला। भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात राज्य में कच्छ की खाड़ी में स्थित दीनदयाल कांडला बंदरगाह एक ज्वारी बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है और इस बंदरगाह से पेट्रोलियम, फास्फेट, उर्वरक तथा गंधक आदि का आयात किया जाता है, जबकि कपास, हड्डी, नमक, चीनी, चाय तथा खाद्यान्न आदि का निर्यात किया जाता है। अब हम लोग पार्ट 4 में पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी भारत की स्वतंत्रता के बाद एक प्रमुख पार्टी के रूप में उभरी थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का एक प्रमुख राजनीतिक दल के रूप में विकास हुआ और कांग्रेस का यह वर्चस्व 1990 तक कायम रहा। कांग्रेस के इसी प्रभाव के कारण भारतीय शासन के इस काल को एक दल प्रधान प्रणाली वाली शासन व्यवस्था कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी
सभी निर्णयों के लेने पर व्यक्तिगत नियंत्रण। फिर क्वेश्चन नंबर 3, ऋण नियंत्रण की किस तकनीक में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री शामिल होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, खुला बाजार परिचालन। ऋण नियंत्रण की खुले बाजार की क्रिया में आरबीआई द्वारा जनता या बैंक से सरकारी प्रतिभूतियों का अपने लिए खरीदना या बेचना है और खुले बाजार की क्रिया के 2 भाग होते हैं। पहला भाग सार्वजनिक ऋण प्रबंधन के अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय तथा विक्रय और दूसरा भाग साख नियंत्रण के औजार के रूप में खुले बाजार की क्रिया, बाजार से बैंकों या जनता से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय शामिल है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, डैश भारत में संघीय प्रणाली की सहमति से काम करने के लिए अंतर्राज्यीय और संघ राज्यीय संबंधों के समन्वय में मदद करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अंतर्राज्यीय परिषद। यदि राज्यों के बीच आपस में कोई विवाद होता है अथवा संघ तथा राज्यों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उनमें समन्वय स्थापित करने के लिए अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस पार्टी ने 1977 के आम चुनाव में केंद्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थान लिया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जनता पार्टी। 1977 के छठे लोकसभा चुनाव में देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी और जनता पार्टी के नेतृत्व में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। इस चुनाव में जनता पार्टी को कुल 298 सीटें प्राप्त हुई थी और स्वयं इंदिरा गांधी तथा उनके बेटे संजय गांधी भी चुनाव हार गए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा घटक भारत के विदेशी व्यापार की वृद्धि के विश्लेषण में मदद करता है? पहला, व्यापार की मात्रा, दूसरा व्यापार की दिशा और तीसरा व्यापार की संरचना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों ही भारत के विदेशी व्यापार की वृद्धि के विश्लेषण में मदद करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में पहला आम चुनाव हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1952 में। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य संपन्न हुआ था और इस चुनाव में कांग्रेस ने कुल 364 सीटों पर जीत हासिल की थी और भाकपा 16 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर रही थी। फिर क्वेश्चन नंबर 8, भारत को ऐतिहासिक भूकंपीयता और मजबूत मैदानी गति के आधार पर क्षति जोखिम दोनों जोनों में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जोन 5 के अंतर्गत आता है? पहला, गुजरात में कच्छ, दूसरा जम्मू और कश्मीर के भाग और तीसरा उत्तर पूर्वी राज्य। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी गुजरात में कच्छ, जम्मू कश्मीर के भाग और उत्तर पूर्वी राज्य, ये तीनों ही जोन 5 के अंतर्गत आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों के संदर्भ में सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, यह निवेशकों के लिए विनिमय दिशा निर्देश तैयार करता है। यह कथन भारतीय रिजर्व बैंक के संदर्भ में सही नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, भारत का संविधान स्थानीय स्वशासन की इकाइयों के रूप में डैश और डैश स्तर पर अपनी शक्तियों और अधिकारों को संघबद्ध करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, गांव और नगर पालिका। फिर क्वेश्चन नंबर 11, आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक डैश है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, विकासात्मक सामाजिक अभिवृत्ति। भारत में आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक विकासात्मक सामाजिक अभिवृत्ति है और आर्थिक विकास मानव विकासी है जो सभी मानवीकरणों के विस्तार से संबंधित है। ये आर्थिक, अनार्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक हो सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 12, भारत में विधान परिषद के सदस्य डैश द्वारा चुने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एक निर्वाचक गण द्वारा। भारत में विधान परिषद के सदस्य एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं जिसका विवरण अनुच्छेद 171 में है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का एक मापक नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, भौगोलिक परिस्थितियाँ। भौगोलिक परिस्थितियाँ आर्थिक विकास का मापक नहीं है। आर्थिक विकास मुख्यतः मानव विकास तथा लोगों के जीवन के स्तर में सुधार, वस्तुओं तथा सेवाओं की उपलब्धता में विस्तार से संबंधित है और आर्थिक विकास के मापक में गरीबी की घटना, ग्रीन सूचकांक, जीवन स्तर और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि आदि को शामिल किया जाता है।
फिर क्वेश्चन नंबर 14, भारत के संविधान में शक्ति विभाजन के अनुसार कानून की अवशिष्ट शक्तियाँ निम्नलिखित में से किसमें निहित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, संघ। भारत के संविधान में शक्ति विभाजन के अनुसार कानून की अवशिष्ट शक्तियाँ संघ में निहित हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 15, गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली एक सामान्य विधि डैश पर आधारित है? पहला आय स्तर और दूसरा खपत स्तर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी इन दोनों पर। गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली एक सामान्य विधि आय स्तर और उपभोग खपत स्तर दोनों पर ही आधारित है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, एक अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र में डैश शामिल होता है? पहला बैंकिंग और दूसरा परिवहन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 तथा 2 दोनों। यानी एक अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र में 1 यानी बैंकिंग और 2 यानी परिवहन, इन दोनों को ही शामिल किया जाता है। और तृतीयक क्षेत्र को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे वस्तुओं का नहीं बल्कि सेवाओं का आदान प्रदान होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, बैंकों को अपनी मांग और सावधि देयताओं की एक निश्चित प्रतिशत के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के पास जो नकदी रखनी होती है उसे डैश कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, नकदी आरक्षित निधि अनुपात, या जिसे CRR भी कहते हैं। बैंकों को अपनी मांग और सावधि देयताओं की एक निश्चित प्रतिशत के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के पास जो नकदी रखनी होती है उसे नकदी आरक्षित निधि अनुपात या नकद कोष अनुपात कहा जाता है। और CRR की दर कितनी होगी ये RBI तय करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लोकतंत्र की संकल्पना का हिस्सा है? पहला समानता, दूसरा एक तंत्र और तीसरा स्वायत्तता। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल पहला और तीसरा। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, स्वायत्तता, संविधानवाद, अधिकार एवं कर्तव्यों की व्यवस्था, निष्पक्ष चुनाव, शिक्षा का प्रचार प्रसार आदि आदि आधुनिक लोकतंत्र के मुख्य आधार माने जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 19, भारत सरकार ने डैश में नगद प्रबंधन बिल CMB पेश किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 2010 में। भारत सरकार ने 2010 में नगद प्रबंधन बिल पेश किया। फिर क्वेश्चन नंबर 20, भारत में डैश के चुनाव फर्स्ट पास द पोस्ट चुनाव प्रणाली का उपयोग करके कराए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, लोकसभा। भारत में लोकसभा के चुनाव फर्स्ट पास द पोस्ट चुनाव प्रणाली का उपयोग करके कराए जाते हैं। इस पद्धति में एक निश्चित चुनाव क्षेत्र में जितने भी उम्मीदवार खड़े होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा वैध मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार विजयी घोषित होता है। अब हम लोग पार्ट 5 में पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो पार्ट 5 का पहला क्वेश्चन है, नेपाल में पंचायत लोकतंत्र की नई राजनीति प्रणाली की शुरुआत के लिए किसने अभियान चलाया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, राजा महेंद्र ने। नेपाल में पंचायत लोकतंत्र की नई राजनीतिक प्रणाली की शुरुआत राजा महेंद्र द्वारा की गई। 5 जनवरी 1961 को दल विहीन पंचायत प्रणाली की शुरुआत की गई। राजा महेंद्र ने सीमित निर्वाचित कार्यकारी समिति के आधार पर 4 स्तरों गांव, कस्बा, जिला और राष्ट्रीय पंचायत स्तर की शुरुआत की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के प्रावधानों से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 376। अनुच्छेद 376 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के प्रावधानों से संबंधित है। इसमें यह व्यवस्था है कि ऐसे न्यायाधीश जो स्वतंत्रता के बाद भी अपने पद पर बने रहेंगे तथा तत्कालीन नियम के अनुसार वेतन भत्ते एवं पेंशन के हकदार होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में स्थानीय स्वशासन की एक इकाई नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, नीति आयोग। नीति आयोग भारत में स्थानीय स्वशासन की एक इकाई नहीं है, जबकि पंचायत राज संस्थान, नगर निगम और नगर पालिका परिषद ये तीनों ही भारत में स्थानीय स्वशासन की इकाइयां हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन से भारत में पंचायती राज के त्रिस्तरीय हैं? पहला ब्लॉक स्तर, दूसरा जिला स्तर और तीसरा नगर पालिका। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी पहला और दूसरा भारत में पंचायती राज के त्रिस्तरीय मॉडल में आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के भाग 21 में निम्नलिखित में से किस राज्य का उल्लेख नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पंजाब।
भारतीय संविधान के भाग 21 में पंजाब राज्य का उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 21 में महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एवं गोवा राज्यों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है, परंतु इसमें पंजाब राज्य का वर्णन नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, चाको युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 1932 में। चाको युद्ध 1932 में बोलीविया और पराग्वे के बीच हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस प्रकार का लोकतंत्र मुख्य रूप से लोकतंत्र की संस्थाओं पर जोर देता है? पहला प्रक्रियात्मक लोकतंत्र, दूसरा सत्तावाचक लोकतंत्र और तीसरा सामाजिक लोकतंत्र। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1, यानी केवल प्रक्रियात्मक लोकतंत्र मुख्य रूप से लोकतंत्र की संस्थाओं पर जोर देता है और प्रक्रियात्मक लोकतंत्र में शासन की सभी संस्थाओं को उचित महत्व दिया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान का भाग 18 डैश प्रावधानों से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए आपातकालीन। भारतीय संविधान का भाग 18 आपातकालीन उपबंध से संबंधित है और इसका वर्णन अनुच्छेद 352 से 360 तक में किया गया है और इसमें 3 प्रकार के आपातकालीन स्थितियों का वर्णन किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग संविधान में संशोधन से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए भाग 20। भारतीय संविधान का भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए निश्चित प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। तो आज के इस वीडियो में हमने DSSB TGT सोशल साइंस के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप DSSB TGT सोशल साइंस के और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।